तक नहीं देखती। ये कोई काम नहीं करेगा, ये निरा आलसी ही रहेगा। सारा दिन इसके भैया और मैं ही मेहनत करते रहेंगे। इसे बस खाने और सोने से मतलब है। अभी मैं इतना भी कामचोर नहीं हूँ जितना तुम बोल देती हो। सुबह उठकर सारी भैंसों को नहलाना, घर की साफ सफाई करना, ये सब काम तो मेरे से ही करवाती हूँ। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। गोपाल बेटा, तू कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? अगर तू काम करेगा तो तुझे अपने भैया भाभी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही काम ढूंढने के लिए दूसरे गाँव चला जाता हूँ। गोपाल काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। उसके गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में जंगल का रास्ता पड़ता था। गोपाल जंगल के रास्ते गुनगुनाता चला जा रहा था। तभी उसे एक सामान से लगी एक बैलगाड़ी दिखाई दी। चाचा, क्या तुम दूसरे गाँव तक पहुँचने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। चाचा, क्या तुम इसी रास्ते से रोजाना जाते हो? हाँ बेटा, मेरा तो रोज का ही काम है, एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाना। इस काम के कितने पैसे मिल जाते हैं? कभी 100 रुपए मिल जाते हैं, 200 रुपए काम मिलने पर निर्भर रहता है। पर अब तो मेरी उम्र हो चली है तो इसलिए बैलगाड़ी हाँक नहीं पाता। सोच रहा हूँ कोई लड़का नौकरी पर रख लेता हूँ, वही ये काम संभाल लेगा। मैं बैलगाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाऊँ। अब चाचा, क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? बड़ी मेहरबानी, मैं तो काम ढूंढने ही निकला था। तो फिर ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुम एक काम करो, बैलगाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाया लाया करो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दिया करूंगा। बोलो, है मंजूर? ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। गोपाल बैलगाड़ी वाले के यहाँ काम करने लगा। उधर गोपाल की माँ को भी उसकी चिंता हो रही थी। पता नहीं मेरा बेटा गोपाल कैसा होगा। वो चला तो गया काम ढूंढने, पर पता नहीं वो किस हाल में होगा। भगवान उसकी सहायता करना। अम्मा, तुम्हारा बेटा कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है। कहीं फालतू की सड़कें नाप रहा होगा और दोस्तों के साथ मजे उड़ा रहा होगा। सुधा बहू, कभी तो मेरे बच्चे को बख्श दिया करो। हर वक्त उसको ताने देती रहती हो। गोपाल की माँ उसके आने के इंतजार में थी। उधर गोपाल मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था। एक शाम, गोपाल बेटा, आज तुम्हें चंदनपुर नहीं बल्कि रामपुर गांव जाना है। वो यहाँ से कुछ ज्यादा दूरी पर है। तुम अभी निकलोगे तो कल शाम तक वापस लौट आओगे। ठीक है चाचा, मैं अभी चला जाता हूँ। गोपाल माल लेकर बैलगाड़ी पर निकल पड़ता है। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये कौन पुकारा है? अरे, तुम कौन हो और इस पिंजरे में तुम्हें किसने बंद किया? रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। रुको रागी, ये पिंजरा ऐसे नहीं खुलेगा। जब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं बच सकती। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम सोनाली है। राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर लिया और मेरे पंख जला दिए और मुझे यहाँ कैद करके रख लिया। मेरी जान तभी बच सकती है जब राक्षस का अंत होगा। पर राक्षस का अंत कैसे होगा और उसने तुम्हें क्यों पकड़ रखा है? मेरे बाल सुनहरे हैं। राक्षस मुझसे जबरदस्ती शादी करके अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। यदि उसके आने से पहले तुम मुझसे विवाह कर लो तो राक्षस की शक्तियाँ कम हो जाएगी। फिर तुम उसके गले की माला तोड़ देना, वो मारा जाएगा। गोपाल उस सुनहरे बाल वाली परी से विवाह कर लेता है। तभी वो राक्षस आ जाता है। मूर्ख मानव, तूने ये क्या किया? तूने परी से विवाह कर लिया, अब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। गोपाल, इस राक्षस की सारी शक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं। तुम इसके गले की माला को तोड़ दो। ये लो तलवार। गोपाल तलवार की सहायता से राक्षस के गले में पड़ी माला निकाल कर तोड़ देता है और राक्षस मारा जाता है। तुमने मेरी बहुत सहायता की है, अब तुम मेरे स्वामी हो। तुमने मेरी जान की रक्षा की है। तुम्हारी जो आज्ञा है मैं वैसा ही करूँगी। सोनाली, तुम्हें भी मैंने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। गोपाल बैलगाड़ी वाले चाचा को मिलकर और अपने कमाए हुए पैसे लेकर सोनाली के साथ अपने घर पहुँचता है। गोपाल बेटा, तू आ गया। तेरे बिना मैं कितनी उदास और चिंतित थी। पर ये कौन है? माँ, मैं तुम्हें सब इत्मीनान से समझाऊंगा। इतना जान लो कि ये तुम्हारी छोटी बहू है। गोपाल अपनी माँ और भाई भाभी को सोनाली की सारी सच्चाई बताता है। कोई इंसान नहीं मिला था तुझे शादी करने के लिए। ये एक सुनहरे बालों वाली परी से शादी करके आ गया है। सुधा, अब बस भी करो। सोनाली तुम्हारी देवरानी है और इस घर की बहू है। तुम्हें उससे प्यार से व्यवहार करना चाहिए। माँ जी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य की तरह बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। सोनाली साधारण मनुष्य की तरह घर में रहने लगी। एक दिन, सोनाली, तुम अपने बालों को कभी धोती क्यों नहीं हो? मैंने देखा है जब से तुम इस घर में आई हो तुम नहा तो लेती हो, पर इन बालों को कभी नहीं धोती हो। भाभी, मेरे बाल सोने के हैं। ये सुनहरे जादुई बाल हैं। इन्हें धोना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही जादू से साफ हो जाते हैं। क्या तुम्हारे सुनहरे बाल जादुई हैं?
फिर तो ये बहुत कीमती होंगे। हाँ भाभी, मेरा एक सुनहरा बाल अगर पृथ्वी पर इसकी कीमत पर रखनी हो तो करोड़ों रुपए का है। अच्छा भाभी, मुझे लगता है गोपाल मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। करोड़ों रुपए का एक बाल? अगर ये बाल मुझे मिल जाए तो मैं इन बालों को बेचकर अरबपति बन जाऊंगी। सुधा, किन ख्यालों में खोई हुई हो और ये मन ही मन क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। सुधा के मन में पाप आ जाता है। वो ये बात अपने पति को बताती है। अब क्या सोनाली के बाल इतने कीमती हैं? सुधा, अगर ये बाल हमें मिल जाए तो हम दोनों चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और पैसों से खूब ऐश करेंगे। हाँ, बस तुम किसी तरह सोनाली के बालों को हथिया लो। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैं आज रात ही जब सोनाली सो रही होगी उसके बाल काट दूंगी और रात ही रात में हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, सुधा चुपचाप सोनाली के पास जाती है। सोनाली गहरी नींद में सो रही थी। सुधा के हाथ में कैंची थी। वो सोनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, सोनाली के बालों के स्पर्श से सुधा के हाथ जलने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई कोई मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगी, अब मेरे हाथ जल रहे हैं। सुधा, तुम्हारे ये हाथों में ये कैंची क्या कर रही है और तुम सोनाली के कमरे में क्या कर रही हो? मुझसे भूल हो गई, मैं सोनाली के बाल काटकर बेचना चाहती थी। अरे, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, मुझे बचा लो, मैं जल जाऊंगी। भाभी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे बालों को स्पर्श करो, ये आग बुझ जाएगी। सुधा सोनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, आग गायब हो जाती है, लेकिन सोनाली के सुनहरे बाल साधारण बालों में परिवर्तित हो जाते हैं। सोनाली, तुम्हारे सुनहरे बाल साधारण काले बालों में बदल गए। मैं जानती हूँ गोपाल, यदि मैं ऐसा न करती तो भाभी पूरी तरह से जल सकती थी, इसलिए मैंने अपने सुनहरे बालों का बलिदान दे दिया। और वैसे ही अच्छा भी है, अब मैं एक साधारण मनुष्य की भांति आप सबके साथ रह सकती हूँ। अब मैं परी नहीं, एक साधारण स्त्री हूँ। सोनाली, तुमने मेरे लिए अपने सुनहरे बालों का बलिदान दे दिया। तुम बहुत अच्छी हो सोनाली। अब सोनाली, गोपाल, सुधा के साथ साथ मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो।